स्ट्रेटजी नहीं है, ये इस समाज को जगाने का एकमात्र तरीका है। जब आप 5 साल लिटरली नरक की जिंदगी जी रहे हैं, 5 साल रो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, और 5 बरस के बाद कोई आता है, जात का धर्म का नशा खिलाता है और उसको वोट दे देते हो। उस समय वो नशा उसको न चढ़े, उसको रोकने का एक ही उपाय है, बच्चों की कसम, कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर, और ये मैं पूरे सभा में हर गांव में कराता हूं, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो। और लोग बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, हर गांव में बोल रहे हैं। भावुक करने वाली चीज है कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, और मैं कहता हूं जिसको देना है दो। ये कभी नहीं कहा कि जनसुराज को दो, कभी नहीं कहा प्रशांत किशोर को दो, आगे भी नहीं कहूंगा। यही कह रहा हूं कि एक ही संकल्प लो, इस बार नेताओं के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। सारा बात का क्या आप अपने ऊपर कहते, गुड़ खा गुलगुले से परहेज कर लिए। तो ये स्ट्रेटजी नहीं तो है, पूरा नेता बन गया। इस समाज को जगाने का शायद एकमात्र तरीका है। अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए, हम लोग यहाँ सबसे बड़ा व्रत क्या है? छठ। छठ का व्रत लोग क्यों करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। इस गरीब बदहाल बिहार में साल भर मजदूरी करने वाला आदमी एक बार जीवन में अगर उसको छुट्टी लेना है तो छठ में लेता है। क्यों? दिवाली नहीं आते, दिवाली में नहीं आएगा मैंने, हाँ। छठ, वो होली में नहीं आएगा, छठ में आएगा। हाँ। क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि छठ से उनके बच्चों का कल्याण होगा। ठीक बात। इसलिए जनसुराज सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात कर रहा है। मैं अब इसी को क्वेश्चन पलटता हूं, इमोशनल बात पे इमोशनल सवाल पूछता हूं। आपने प्रशांत किशोर जी कहते हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कसम खाओ। कसम नहीं खाओ, मतलब उनको देखो, अपने बच्चों के चेहरा को देखो और उसके आधार पर। चलिए अभी आपने एक बार कभी नहीं, कसम खा के मैं दूसरी चीज पूछता हूं। चल, हम सवाल अलग है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं जिन्होंने बिहार को बदहाल किया उनको वोट ना दो, नेताओं को बच्चों की आंखों में देखो। प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है। हाँ। मेरा एक ही बेटा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। जनसुराज 200 ना बच्चों का आप कह रहे थे, मैं कह रहा हूं। हाँ। आ रहा हूं उस पे, पूरी बात सुन लीजिए। जनसुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं। तो कोई अलायंस, किसी भी तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्री दूसरा, मेरा अपना आकलन है कि जनसुराज या तो अर्श पर या फर्श पर। लेकिन अगर आपकी बात मान ही ले कि भैया कोई ऐसी स्थिति बन जाए या आपकी पूर्ण बहुमत न बने, तो जनसुराज और प्रशांत किशोर 5 साल फिर पैदल चलेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, तभी वापस आएंगे। ये तो बात कर दी ना आपने, इसमें बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं। बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का आंखों में देखिए, आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं भी कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में कह रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई हम इसको, आप जैसे ही मैं कहूंगा आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। अरे उनको छोड़ दीजिए, वो तो बदल गए। आप तो कह रहे हो छोड़ दीजिए। मैं जो कह रहा हूं आप उसको लिख लीजिए। जनसुराज किसी से गठबंधन, किसी भी तरह का गठबंधन, ना प्री ना पोस्ट, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैं कह रहा हूं अगर हमको 0 सीट आएगा तो प्रशांत किशोर 5 साल और चलने को तैयार हैं, लेकिन बिहार को बदले बगैर मानेंगे नहीं। चाहे हमको 5 साल चलना पड़े कि 2 साल चलना पड़े, बदले बगैर मानेंगे नहीं। अब ठीक है, अब जनता का एक और सवाल। आपकी सरकार बन गई, अब आपने कहा कि बिहार का बच्चा पलायन कर रहा है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूं, लड़का पलायन करना पड़ता, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। हाँ, मतलब एक होता है कि प्रदेश में बदहाली है, बिहार में बदहाली में प्रदेश चल रहा है जी। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिल्कुल केजरीवाल जी जब आए बिल्कुल ठीक है कि झोला था, अब कह रहे जी हम क्या करें जी, सारी समस्या तो उधर थी। तो अब आप छोड़िए, आप हमसे ही पूछिए। हाँ, आप कैसे बदल दोगे? कैसे बदल देंगे? तो पहली बात की जो भी बदलने का रास्ता है, जो भी वादे हैं, जो भी आगे का प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि कहेंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, में उसका एक आंसर देता हूँ, क्योंकि अगर 200 बात पे बोलेंगे 2 घंटा लगेगा। हाँ, सही बात है। लोगों को लगता है पलायन कैसे रोक दीजिएगा बिहार में। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रोक देंगे। कैसे? बिहार में श्रम का पलायन क्यों है, पहले इसको समझिए। बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। बिहार से आपको, आप पत्रकार हैं, आरबीआई का आंकड़ा निकालिए, पिछले 30-32 सालों में 1990 के बाद
बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया यहां से पूंजी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है सीडी रेशियो। देश भर में सीडी रेशियो 70-75% होता है, मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं 70-75% पैसा बैंक लोन के तौर पर आपको देता है, समाज को देता है, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में सीडी रेशियो है एवरेज 40%। लालू जी के जमाने में 18% था, अभी नीतीश की सरकार में 40% है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने यहां से 2,60,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। अब इसका असर क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आपको लोन न मिले तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे? अगर आपको लोन न मिले तो क्या आप अपना बिजनेस कर पाएंगे? अगर बिहार के लोगों को नोएडा में घर खरीदना है, उसको लोन नोएडा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार के आदमी को पटना में घर बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं देगा। तो जो पूंजी की उपलब्धता है वो सबसे जरूरी है। तो जो हम लोग बना रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो व्यवस्था और राज्य पर बोझ ना बने। 15 साल से 45-50 साल के लोगों को, जिनको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको आप पूंजी उपलब्ध कराओ ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। इसके लिए सर फंड आना होगा। नहीं, फंड तो आपको बता रहे हैं, कॉलेज के फंड बजट से नहीं आना है। अगर यहाँ के बैंक, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए, जो आएगा वो बात का देखा है। बिहार की गरीब जनता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा किया। और अगर देश का औसत सीडी रेशियो आप देखेंगे तो बिहार में लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन मिलना चाहिए था। लोन मिला 1,60,000 करोड़। तो हम लोग का तो 1,20,000 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया। बिहार का पूरा बजट है 2,40,000 करोड़। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, और 2,60,000 करोड़ रुपए जो हम लोग के बचत का पैसा है, जिससे यहाँ के लोग मोटरसाइकिल खरीदते, गाड़ी खरीदते, घर बनाते, बिजनेस करते, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आप एक मिनट, आप कहिएगा भाई बिहार में नहीं हो रहा है, तो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। मेरे भाई, ये बैंकों की स्वायत्तता नहीं है कि वो जितना पैसा चाहें उतना ही लोन दें। एक वैधानिक उन पर ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनको 70% पैसा लोन के तौर पर देना ही देना है। बजाब्ता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि हर महीने जिसको देखना है कि ये पैसा पूंजी लोगों को उपलब्ध हो। लेकिन बिहार में जैसे टीचर, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बात नहीं सुन रहा है सरकार की, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहे हैं। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है बिहार में। आपके पास 20,000 रुपया है। आप बैंक में गए कि अगर हमको 80,000 रुपया लोन मिल जाए तो मैं एक सैलून डाल दूंगा, 4-5 लोगों को रोजगार भी दूंगा, अपना परिवार भी चलाऊंगा। बैंक से लोन मिला नहीं। अब आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी जॉब के दलाल को देंगे, ठेकेदार को देंगे, जो आपको बॉम्बे में किसी सैलून में नौकरी दिलाएगा। 5,000 रुपया का ट्रेन का टिकट, बस का खरीदेंगे, वहाँ जाकर खोली में रहने का, स्लम में रहने का एडवांस देंगे। वो 20,000 का मूलधन भी गया, बॉम्बे में खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ पर सैलून चलाकर एक छोटा व्यवसायी एंटरप्रेन्योर हो सकता था, 4 लोगों को रोजगार दे सकता था, अब वो बॉम्बे में जाकर मजदूरी कर रहा है, बाल वहाँ भी काट रहा है। बाल काटने उसको आता है, लेकिन वो बाल पूंजी के अभाव में मजदूर बन के काट रहा है। अगर उसको पूंजी होती तो बिहार में वो छोटा एंटरप्रेन्योर बन के होता है। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, जितने लोग काम कर रहे हैं, घर बनाने वाले, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फॉल सीलिंग वाले, सब यूपी बिहार के लोग हैं। ठीक है। मेरे भाई, अगर बिहार में घर बनेगा तो वो लड़का दिल्ली में क्यों काम करेगा? मैं 100% और बिहार में घर कब बनेगा? पुराने जमाने में, हम लोग के पिताजी के टाइम में, उनके जनरेशन में घर कैसे बनता था? आपने 2 साल पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया, 4 कमरे बनवाए, फिर लिंटर करवाया, फिर पैसा आया तो 2 कमरे और बनवाए। अब क्या है? आप जाते हैं बैंक में, आपको 50 लाख रुपया लोन मिलता है, आप घर पूरा बनाते हैं। अगर उतने घर बन रहे हैं तो उतना ज़्यादा सीमेंट कंज्यूम हो रहा है, उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर आ रहे हैं। तो जो हमारे साथ दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, जिनको मैंने साथ में जोड़ा है, जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है कि अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ट्रू, फैक्चुअल। मुझे ये बात समझ में भी आ रही जो आप बता रहे हो, मुझे समझ रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में एक बहुत मासूम सा सवाल आ रहा है जो शायद बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा कि ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? इसलिए नहीं समझा पाए, पार्टी में बड़े पद पर नहीं, बड़े पद पे नहीं थे।
मैं नीतीश जी की सरकार 15 में बनी, सब मैं ही कर रहा था। हाँ। इसलिए नहीं कर पाए कि नीतीश जी जिस विचारधारा से आते हैं उनके लिए पूंजी जो है वो टैबू है। बिहार को जिन लोगों ने चलाया है, ये समाजवाद के नाम पर इनके लिए पूंजी, कैपिटल, कैपिटलिस्ट, वेल्थ क्रिएशन इटसेल्फ इज ए टैबू। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ विदाउट थिंकिंग अबाउट कि अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो समानता समाज में लाने के दो तरीके हैं। जो ऊपर है नीचे वाले को ऊपर खींच के सबको बराबर किया जा सकता है। तो बिहार में ये जो डिस्टॉर्टेड सोशलिज्म है, इसमें एक नई तरह की व्यवस्था बनाई गई। इसमें ये तय, इन नेताओं ने तय किया कि सबको नीचे ला दो, तो बन गया समतामूलक समाज। बिहार में पहले, मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ बिहार में, हम लोग के यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। लेकिन हर प्रखंड में, जिले में आप लोगों से पूछिएगा, एक दो विद्यालय ऐसे थे जहाँ आप पढ़िएगा, पटना कॉलेज आ गए, पटना साइंस कॉलेज आ गए, तो आपका जीवन बन जाएगा। नेतरहाट यहाँ ही पर बिहार में था, जहाँ से 1500 से ज़्यादा IAS IPS एक स्कूल से निकले हैं। नोबा का एसोसिएशन, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर किसी एक स्कूल से आए होंगे, वो नेतरहाट बिहार का स्कूल है। लेकिन ये जो, जब ये नई समाजवादी समतामूलक व्यवस्था बनी, तो इसमें नीतीश कुमार ने क्या किया कि शिक्षा को समतामूलक बनाने के चक्कर में हर गांव में इन्होंने विद्यालय खोल दिए, विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए। नतीजा क्या हुआ, स्टेट के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि उतनी बड़ी व्यवस्था को सपोर्ट करे। तो जहां भवन बना वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। आप साइंस कॉलेज में चलिए, CB रमन ने वहां आकर लिखा है फिजिक्स के लैब में कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब आई हैव सीन एट दिस लेवल ऑफ कॉलेज एनीवेयर इन ईस्ट एशिया। उस साइंस कॉलेज में लोग कहते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक का क्वालिटी खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। कोई कहेगा कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया है। मेरा उनको सवाल होता है कि भाई, खिचड़ी तो 6वीं क्लास तक बट रही है, 7वें 8वें क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? नियोजित शिक्षक तो स्कूल में पढ़ा रहा है, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 25-30 साल में समाज और सरकार दोनों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। सही बात। जो शिक्षा और शिक्षण संस्थान है बिहार में, वो सिर्फ सरकारी अनुदान और कुछ सहायता बांटने का केंद्र बन गए हैं। तो यहाँ बिहार में साइकिल योजना चलती है, तो जो गार्जियन है वो आकर मास्टर साहब से झगड़ा करता है कि मेरा साइकिल का पैसा कब आएगा, मेरा कपड़ा का पैसा कब आएगा। लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि पूरे साल गणित के तो टीचर यहाँ है ही नहीं। ठीक बात। और समाज ने भी इसको ऐसे मान लिया और सरकार ने भी इनका इस्तेमाल कैसे शुरू किया। जितने शिक्षक हैं, इनसे कभी आप स्वच्छता अभियान चलवा रहे हो, कभी इनसे वोटर बनवा रहे हो, कभी इनसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, नीतीश कुमार उससे कभी शराबबंदी का काम करवा रहे हैं। तो ठीक बात। ये जिस दिन समाज और सरकार की प्राथमिकता, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार में टोटल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और 50 बच्चा भी यहां से पढ़कर नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बात नहीं आप कह रहे कैसे सुधरेगा, बिल्कुल सुधार होगा। ठीक बात। बिहार में महिला साक्षरता एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो साक्षरता ही बड़ा इशू है, ऊपर से महिला साक्षरता उससे बड़ा इशू है। जी। आपकी पार्टी का संविधान बन रहा था, कुछ राहे बगाहे कहीं से कान में सुनाई पड़ा कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है, कुछ ने कहा है। हमने कहा पूछ लेंगे सीधे आपसे, आप बता देंगे। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? बिल्कुल, हम लोगों ने तय किया है कि एज ए फर्स्ट स्टेप, क्रेडिबल स्टेप, एक पूरे इस अभियान में हमने एक तय किया है कि हम लोग वोट के लिए गलत बात नहीं बोलेंगे। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल बातें बोलता हूं कि बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप ये बोलिएगा तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। मैंने कहा तो होता है तो हो जाए। मुझे लोगों ने कहा, मैं पहला आदमी हूं जो कह रहा हूं कि जन स्वराज की सरकार बनी, 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे, जो सही लग रहा है वो बोलेंगे, जो जमीन पर देख रहे हैं वो बोलेंगे। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ये आदमी बोल रहा है बहुत कठोर बात, लेकिन अच्छी सही बात बोल रहा है। तो महिला के भागीदारी के लिए हम लोग कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कल तक महिला
बिल्कुल घर में है और कल मैं आकर कह दूं कि उसको 50% भागीदारी मिल जाएगी, लेकिन हम लोगों ने एक क्रेडिबल बात कही है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला नेत्री को हम लोग चुनाव जरूर लड़ाएंगे। तो मतलब बिहार में 40 जन सुराज की उम्मीदवार जरूर महिला होंगी और अपने आप में वो 40 उम्मीदवारों का लड़ना बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। आज तक किसी दल ने यहाँ 40 महिलाओं को विधानसभा में टिकट नहीं दिया है एक साथ। तो जन सुराज का ये अभियान है, ये संकल्प है और हम लोग इस बात को भी संविधान में महिलाओं की भूमिका रही जो लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो अभी 121 सदस्यीय संविधान बनाने वाली जो कमेटी है उसमें 14 महिलाएं हैं। 14 महिलाएं। और आपको लिस्ट में दे दूंगा, उसको चेक भी कीजिए आप कि 14 महिलाएं हैं कि नहीं। और ये भी देखिए कि उन महिलाओं का कैलिबर क्या है। ये खाली मत देखिएगा कि खाली महिला है, उनका प्रोफाइल भी है। और मैं चाहता हूं कि आप उन महिलाओं का कैलिबर देखिए कि किस कैलिबर की महिलाओं को यहां पर रखा गया है। ठीक बात, आपने कहा 40 लड़ाएंगे, अच्छी बात है और महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल आता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए जी। और प्रशांत किशोर जी हर जगह छाती ठोक कहते हैं पैसा चिंता मत करो जी, अभी भी कह रहे हैं। और कोई पूछता है तो कहते हैं पुराने दोस्त बनाए थे, हो जाता है जी। अब एक कहावत है ना कि भाई जब सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। अब आप नेता ना होते तो कोई कुछ ना पूछता, अब आप नेता है तो हर आदमी खोद खोद के पूछेगा। पूछना चाहिए। तो खोद के आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से। हर रोज आपका लाखों खर्चा है। अभी जो कार्यक्रम की क्या जबरदस्त भीड़ थी, यहाँ आदमी पत्रकार को बुलाता तो वो भी एक बार कुछ ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं। आपको तो नहीं खिलाया मैंने, हमको तो अभी चलिए नहीं खिलाया, उम्मीद करेंगे रात को चाय पानी पिलाएं। लेकिन इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? ठीक बात है, एकदम बिल्कुल सही बात कहा। इस अभियान के लिए जो पैसा है वो पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने मैंने मदद पिछले 7, 8, 10 साल में करी है। और उसका मतलब नहीं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टी या उनके जो बेनिफेक्टर्स हैं, जिन राज्यों में मैंने लोगों को चुनाव जिताने में मदद की, उन राज्यों में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनको थोड़ा बहुत ये विश्वास है कि अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। मैं उनसे हाथ फैला रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ कि इस अभियान को करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, और लोग मदद कर रहे हैं। मतलब लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, बड़े हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं, गजब दे रहे हैं। और सुनिए, लेकिन ये पैसा सिर्फ अभियान के लिए मांगा जा रहा है। जब ये दल बनेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है कि बिहार में जन सुराज का संकल्प है। जैसे आपने 2012-13 में पहली बार देखा सोशल मीडिया का प्रयोग, तो वैसे आप डिसेंट्रलाइज फंडिंग देखेंगे पहली बार बिहार में। हम लोग का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया लिया जाएगा। हम लोग वो व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया जन सुराज को भेजिए, 100 रुपया, ज़्यादा नहीं। और अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया देंगे तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। और वो पैसा काफ़ी है बिहार में गरीब से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ाने के लिए। और इसकी पूरी जो पिरामिड हम लोगों ने बनाई है कि 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे, 2 लाख लोग 1000 रुपया दे, और कम से कम 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और कम से कम 2000 आदमी ऐसा जरूर हो जो लाख रुपया दे। ये फंडिंग का पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाए हैं। 2 अक्टूबर के बाद से आप इसको चेक कीजिए और मेरी गर्दन पकड़िए कि इस तरह से ये पैसा आ रहा है कि नहीं। अब 13 करोड़ की बिहार की आबादी में, सहमत आप जो कह रहे हो, नहीं देखेंगे भी। देखिए, 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। अभी वो व्यवस्था ही नहीं है, वो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं और वो पैसा लोग तो आगे जा ही नहीं रहे, हम तो अभी बात कर रहे हैं जी। अभी आपको जितना करोड़ों रुपया तो अभी भी खर्चा हो गया होगा 2 साल में, बहुत खर्च। अब भारत वो देश है, जितना हमने समझा है, अगर हम आपको 10 रुपए चाय पिलाते हैं तो कोई ना कोई हमारा भी उसमें हित होता है, या तो मोहब्बत होती है या आपको लेके कहीं होता है। अब लोगों मन में सवाल यह है कि जो आदमी पैसा दे रहा है, कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। राहुल जी आरोप भी लगाते हैं मोदी जी पे कि देखिए चुनाव में फंडिंग करवाए थे अडानी जी, बाद में पोर्ट दे दिए, लखनऊ के एयरपोर्ट दे दिए। ऐसा है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग देश चलाते हैं, हम देश नहीं चलाते, हम छोटा सा अभियान चला रहे हैं। सरकार बनवाई थी महाराज। आपने कहा कि लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? पैसा इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने उनके राज्य में जो सरकार चल रही है, वो सरकार बनाने में हमारा कंधा उन्होंने देखा है। तो हमारा उनसे भाईचारा है। उनकी सरकार है, उसमें वो मंत्री हैं, उसमें कोई
बिजनेसमैन है, उसमें कोई एमपी है, उसमें कोई एमएलए है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको तो वही कांशीराम जी वाला फॉर्मूला मालूम है कि प्रशांत जी को तो 10 साल लगेगा बिहार जीतने में, तो अभी वो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोज रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ना? नहीं, वो तो जिसने काम किया होगा, पार्टी ने पैसा दिया होगा। मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों के जो बेनिफेक्टर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा एक जैसे टीएमसी है, तो टीएमसी को पैसा देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा ना भाई, वहां पर 50 लोग दे रहे हैं। उस 50 में 10 आदमी ऐसा भी हो जो कह रहे हैं भाई प्रशांत किशोर आदमी ठीक है, ये प्रयास कर रहा है, इसने तो कोई हमसे पैसा नहीं लिया, हम चाहते थे टीएमसी जीते, टीएमसी जीत गई, उस समय तो इसको कोई पैसा हमसे लिया नहीं। दोस्त बना लिया आपने, दोस्त बनाए, और वो लोग पैसा दे रहे हैं, उनसे हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। पहली बार जीवन में पैसा मांग रहे हैं लोगों से, कभी मांगा नहीं किसी से पैसा, मांग रहे हैं कि भाई बिहार में व्यवस्था बनानी है, 2 पैसे दोगे तो सलाह दूंगा। निजी जिंदगी में कोई दोस्त है कि खाली 24 घंटे कोई सियासत? कोई नहीं। ये तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स, मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड तो सर गिवन डर नहीं लगता? मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड कह लीजिए, एक्विंटेंस कह लीजिए, फ्रेंडशिप जिसको आप प्योर फॉर्म फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते। बट बेनिफिट वाली दोस्ती जो होती, कई बार खून पीने वाली चल गए तो बढ़िया है चांद तक, अगर ना चल पाए खून पी जाएंगे जोक की तरह ही लोग। ऐसा ही है, लोग जीतते हैं तो दोस्त हैं, जब उनकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे खिलाफ भी लोग बोलते हैं। कुछ विषय है जिन पर आपकी राय जानना चाहते हैं जी। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है, हालांकि संसद में जात पूछ ली गई, उस पर काफी बवाल हो गया जी, आपका क्या सोचना है? बिल्कुल जातिगत जनगणना के हम पक्ष में हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना देश के विकास का पेनिशिया नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से समाज का भला हो जाता तो पूरा देश जानता है कि बिहार में कौन लोग गरीब हैं। SC ST की गणना तो हो रही है, सबको मालूम है कि SC ST समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नजरिए से पीछे हैं, उनका सुधार क्यों नहीं हुआ? जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी और देश का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो ऐसे हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओगे और आइंस्टीन बन के निकल आओगे। अरे भैया, लाइब्रेरी में किताब है, उसको पढ़ोगे, पढ़ के इंटरनलाइज करोगे, तब तो कुछ कर पाओगे। जातिगत जनगणना होने से या किसी भी उस तरह की जनगणना या सर्वे से जिससे कि समाज के बारे में बेहतर सरकार के पास जानकारी मिले, उसका फायदा है, लेकिन फायदा तब है जब उसके आधारित आप पॉलिसी बनाएं, उस तरह की टारगेटिंग हो। सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर वोट लिए और सो गए तो भाई सबको पता है बिहार सबसे देश में गरीब राज्य है, किसको नहीं मालूम है? ये तो आपके पास गणना है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आए 34,000 रुपये है, तो उसको सुधार दो पहले। तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा, ये मैजिक नहीं है। और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे, आपको किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? पिछला जो सेंसस हुआ था देश में, वो तो जातिगत जनगणना के आधार पर कराया ही गया था, उसको रिलीज नहीं किया कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने। फिर मोदी जी आए हैं, तब तो इन्होंने सेंसस ही नहीं कराया अभी। लेकिन अगर हो तो जातिगत जनगणना हो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, आप मुझे ये बताइए, किसको नहीं मालूम है कि किस जाति के कितने लोग कहाँ रहते हैं? दिन रात नेता यही चर्चा करते हैं लोग, और समाज को बेवकूफ बना रहा है कि जातिगत जनगणना होगा तब पता चलेगा। भाई हर बूथ पर लोगों को मालूम है किस जाति के कितने लोग रहते, दिन रात तो यही गणना लोग कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं भैया जातिगत जनगणना होगा, तो जैसे लग रहा है कि कोई नई डिस्कवरी हो जाएगी। भाई सबको पता है कि बिहार में जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो सबसे गरीब और पिछड़े हैं। सबको मालूम है कि अति पिछड़ों की जनसंख्या यहाँ 35% है। संभव है कि आप जनगणना कराएंगे तो 1% ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन 30-35% यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। ये बात कोई डिस्कवरी की नहीं है, ये तो पता है सबको भाई। ठीक, आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक वर्ग मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो गरीब है उसे मिले, उसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल, जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है आरक्षण को लेकर, उसको आगे बने रहना चाहिए। अब लोगों का तर्क ये है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10 साल 20 साल के लिए किया गया था। बिल्कुल नहीं, संविधान में 10 साल के लिए व्यवस्था या 20 साल के लिए की गई थी, लेकिन उसके साथ में ये भी लिखा गया था, ये शायद उनकी आशा अपेक्षा रही होगी कि 10 साल में ये सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। तो अगर आपने पहले 10 साल में पंचवर्षीय योजना में कहा कि देश से गरीबी उन्मूलन कर दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, तो क्या आप गरीबी उन्मूलन के प्रयास बंद कर देंगे? तो अगर आरक्षण से जो लाभ, जो स्थिति, जो आउटकम संविधान बनाने वालों लोगों ने किया होगा वो नहीं मिली, तो आपको आरक्षण को जारी रखना है। कब तक जारी रखना है? तब तक जारी रखना है जबकि उन वर्गों को जो कि
जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाए तो आप हटा लीजिए आरक्षण। ठीक। जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होना चाहिए। जन स्वराज में हम लोग इसके आगे जाकर बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जॉब में रिजर्वेशन दे दिया, इतनी बड़ी राजनीति होती है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरियों में 23 लाख लोग हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गणना कर लीजिएगा तो टोटल 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी है। प्रतिशत के टर्म में हुआ 1.97%। मतलब 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसको मिला है ना आगे मिलने वाला है। और उसी 2% में रिजर्वेशन 20% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए, उसी में लड़ा लड़ा कर पूरे समाज को मार दिया। अब लोग कहते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, चलो उसको भी जोड़ दो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दो तब भी 25% होगा, 30% होगा। भाई 40% समाज है जो इसके पास ना सरकारी नौकरी है, ना उसके पास प्राइवेट नौकरी है, ना उसके पास जमीन है, ना शिक्षा है, उसको तो इसका लाभ मिल ही नहीं सकता है। तो समानता की जो बात है, जो जन स्वराज के संविधान में हम लोग लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो समानता का अधिकार शिक्षा में, भूमि में, पूंजी में, ये तीनों में होना चाहिए। तभी आपको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ अगर ये तीनों करोगे तभी आपको समाज में समता मूलक समाज की जो परिकल्पना लोग करते हैं तभी वो आपको देखने को मिल सकती है। और जनस्वराज आएगा तब जब टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा, क्यों ये सवाल बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ बाद में भुला गए। फिर कुछ लोग कहे कि वाईफाई लगवाने कहे थे, वो भी नहीं लगवाए हमारे लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं और कई सारे, अब कर्पूरी ठाकुर जी के शायद कोई खानदान से भी आपके यहाँ ज्वाइन कर लिया है या कई और दूसरी पार्टी से। अब वो कह रहे हैं वो बाकी पार्टी से भी लेने लगे हैं। तो फिर हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने जन स्वराज अभियान जब शुरू हुआ तो एक स्टडी कराया था, एक आंकड़ा जारी किया था। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं वो किसी भी दल से बने हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही, ये रिवीलिंग डेटा है, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने। दल कोई भी रहा हो। आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां पर अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो भाजपा के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का राज आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री शकुनी चौधरी बने। जब मांझी जी बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा को भी बनाना हुआ तो उसको भी कोई सामान्य कुशवाहा नहीं मिला, उसको शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला। तो कुछ चंद परिवारों का राजनीति पर ऐसा कब्जा है कि उससे बाहर राजनीति जाती ही नहीं है। आपको लगता है कि हम कांग्रेस को हटाकर लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में, उनके सरकार में, उनके विधायक दल में वही लोग हैं जो पिछले थे या उनके चट्टे बट्टे ही हैं, उनके परिवार वाले हैं। अब आपका आधार, तो जन स्वराज ने यह कहा कि नहीं, कम से कम 2/3 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे। 243 में 2/3 लोग ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हों, जो ज्यादातर लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी नहीं होंगे। अब आप ये कहेंगे 100% क्यों नहीं? इस पर भी बड़ी लंबी चर्चा चली है कि भैया इन 1200 परिवार को तो आप बैन ही कर दो। हाँ, लोग ये कहते हैं जो उसमें आके, लेकिन जब सब बदल रहे तो ये भी बदल दो। लेकिन बहुत चर्चा के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इसको अगर संविधान में हम लोग लिख देंगे तो उन 1250 परिवारों के साथ ये गलती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। उसमें संभव है कि बहुत कुछ अच्छे लोग भी हों, ठीक बात। तो लेकिन 2/3 सीट अब निश्चित तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो राजनीतिक तौर पर पहले चुनाव नहीं लड़ते रहे, नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कोई क्राइटेरिया होगा ना सर कि गरीब है, जात से है, पैसा वाला है, या जो पैसा दे रहा है? नहीं, पैसा तो यहाँ कोई दे ही नहीं रहा है। तो हम घर घर जाकर कह रहे हैं कि तुम भाई आओ, हम पैसा हो, हमको टिकट ना मिला, हमके प्रशांत जी हमको लड़वा दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, डर तो है। हाँ, तो इसको खत्म करने के लिए जन स्वराज ने नई व्यवस्था बनाई। जब दल बनेगा तो उसके 2 महीना के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 7 नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे कि ये जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं।
और उन 5-7 लोगों में जनता के पास साल भर ये अवसर होगा चुनने का कि इसमें सबसे बेहतर और काबिल व्यक्ति कौन है जो जनसुराज का उम्मीदवार होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आप बताइए कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार, प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार कौन होगा, ये कोई एक कमेटी तो तय नहीं करती है। जिसको नॉमिनेशन चाहिए, जिसको चुनाव लड़ना है, वो नॉमिनेशन देता है, प्राइमरीज होती है, 6 महीना लोग प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर रिपब्लिकन पार्टी के जितने डेलीगेट्स हैं वो मिलकर चुनाव करते हैं कि भैया जितने लोग हैं सबकी बात सुनने के बाद कौन सा आदमी रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। तो एक तरीके से आप वो प्राइमरीज को देखेंगे। नवंबर में आप आए, इसी नवंबर में दल बनने के 2 महीने के अंदर पूरे 243 सीट पर आपको संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, ताकि लास्ट में आकर पैसा देकर गमछा फेंक कर कोई आ ही ना सके। आपने एक बात कही कि अधिकारियों की, तो मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, करीब करीब 250 IAS IPS या उनके समकक्ष नौकरियों के लोग छोड़कर आज बिहार में जनसुराज से जुड़े हैं। और ये एक हमारे लिए खुशी की भी बात है और चुनौती भी है। सबकी उम्मीदें होंगी टिकट नहीं, उसमें ज़्यादातर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भैया हम लोग तो जीवन में बहुत यहाँ कष्ट झेले हैं, जीवन के फैग एंड में अगर लग रहा है कि बिहार में कोई सुधार हो जाए तो हम लोग इसमें कंधा लगाना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें चुनाव लड़ने वाले भी हैं। चुनौती इसलिए है जो आप बात कह रहे हैं कि अगर इनमें से कई काबिल लोगों को चुनाव लड़ा दिया जाए तो लोगों की ये धारणा बनेगी कि भैया ये तो सब ब्यूरोक्रेट लोग ही आ गए। खुशी की बात यह है कि भाई इतने पढ़े लिखे समझदार लोग, अच्छे लोग, कम से कम उनको ये हम लोगों ने होप तो दिया है कि भाई बिहार में भी कुछ हो सकता है। एक प्रयास तो हो रहा है। लोग रिटायरमेंट के बाद 10 साल से कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई हैदराबाद में छोड़कर आ रहा है, कह रहा है ना भैया पहली बार उम्मीद जगी है, बिहार में कुछ हो रहा है, इसमें तो कंधा जरूर लगाएंगे। तो मैं उनको भगा भी नहीं सकता हूँ। उनके अनुभव का, उनकी विद्वता का लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही लोग चुनाव लड़ेंगे। उस पर भी बिल्कुल समझ बनी हुई है कि ज़्यादातर लोग उसमें चुनाव नहीं लड़ने वाले। मतलब बिहार हम पहली बार है, लेकिन सवाल सब बिहार का सही लाए इसका मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक, आप सवाल जनता से पूछ रहे हैं। आप बिहार में फॉलो किए जाते हैं इतने, इसीलिए हम सब लेके आए। नहीं, आपके जो शो पर सेलिब्रिटी लोग या बड़े बड़े चेहरे आकर जनसुराज की तारीफ कर रहे हैं, वो हवा में नहीं कर रहे हैं। वो हमारे मित्र हैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो हमारे PR एजेंट नहीं हैं। जैसे उनको लग रहा है कि बिहार में कम से कम प्रयास तो कोई कर रहा है। ये हम भी कह रहे हैं। जीतना हारना छोड़ दीजिए, इतनी बात तो सब बिहार में कह रहा है। सही बात है कि भाई प्रयास तो कोई कर रहा है। जो बात कह रहा है वो ठीक है, कर पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। इतनी बात ये सब कह रहे हैं। और उसके बाद जो सवाल बच रहे हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब एक सवाल और आया कि प्रशांत किशोर जी, अब रात के 12 बजने वाले हैं। आप हर सवाल पे हमको हमारा सवाल हमको पॉज करना पड़ता है ना, आप पूरा डिटेल देते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं। सवाल भी नहीं छोड़ सकते, इतना दूर 1000 किलोमीटर आए हैं। हाँ, तो अभी आपकी भोजपुरी जो है वो यूपी वाली भोजपुरी है, हमारी अवधि है, अवधि है। हमारे वहां अवधि बोला जाता है। हाँ। यहाँ भोजपुरी, गोरखपुर से आगे भोजपुरी है, हमारे वहां अवधि बोला जाता है। हाँ ठीक बात है। ठीक है। एक मुस्लिम अपीजमेंट की बात चल रही। कई सारे मुस्लिम लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि प्रशांत किशोर जी ने हर रैली, हर भाषण में कहा कि, या पिछड़ों को कहा कि देखो तुम लोग इन्हीं को वोट देते हो आखिर में। ये बात वो सवर्णों से नहीं कहते। वो बातें, उनकी जो बातें होती है, टारगेट जो होता है वो तेजस्वी यादव, RJD या मुसलमान या शेड्यूल कास्ट उनको होता है। वो अपनी जात वालों को नहीं बोलते या बीजेपी के टुवर्ड उतना नहीं दिखाते जितना ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हैं, सारी दुश्मनी तेजस्वी से उनकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हर पूरे अभियान का जो मूल में बात है कि बिहार में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लोग लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को वोट पिछले 30 साल से दे रहे हैं, उसी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से तो बाहर निकालने की बात है। मैं मुसलमानों को क्या कह रहा हूं? मैं मुसलमानों को जाकर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तुमको वोट RJD को देना है, दो। लेकिन प्रशांत किशोर की बात मानो ना मानो, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, जो बात इस्लाम में बताई गई है सियासी मामलों के बारे में, कम से कम उस पर गौर फरमाइए। मुसलमान आज बिहार में देश, मतलब दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और फटेहाल है। फिर भी मुसलमान RJD को वोट देता है। मुसलमान ये खड़ा होकर कहता है कि भाई हम क्या करें, हम तो भाजपा से
के वजह से देते हैं, भाजपा के डर से देते हैं, लालू जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमको तो सबने ठगा है। तो मैं उनको कुरान के हवाले से बताता हूँ कि भाई पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो पैगंबर साहब की बात कही हुई गलत तो हो नहीं सकती। उस पूरे लाइन को पढ़ो। उन्होंने कहा कि जालिम हुक्मरान आप पर तब मुसल्लत किए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आज के जो रहनुमा हैं, आपने जिनको रहनुमा बनाया, आज के जो हुक्मरान है वो जालिम है। इसका मतलब है कि जिसको आपने रहनुमा बनाया वो गलत आदमी था। कुरान के हवाले से मैं उनको बता रहा हूं कि इस्लाम में ये बताया गया है, कुरान की शुरुआत का पहला वर्ड है इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो। और जिस कौम के कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ की शुरुआत होती है इस वर्ड से कि पढ़ो, वो कौम आज आपने अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ही नहीं कर रहा है। वो सबसे अनपढ़ कौम बन गया है। जिस कौम में इस्लाम में बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करना, उनके साथ इंसाफ करना, ये सुन तो लीजिए, ये अल्लाह की एक तरह से उनको इंस्ट्रक्शन है कि आपको करना है। और आप अपने बच्चों का जो हक मार कर जा रहे हैं, जो लूट रहे हैं, आपके बच्चों को जिन्होंने अनपढ़ मजदूर बनाया है, उन बच्चों की चिंता न करके भाजपा के डर से लालटेन को वोट दे रहे हो यार। आपको लग रहा है केवल डर से वोट दे रहा है? बिल्कुल। मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है। और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूं कि भाई आप कहते हो कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हो, और यहाँ हालात ये है कि भाजपा का डर दिखाकर चोर बदमाश डकैत भी आपसे वोट ले जाता है। मुझसे कहा कि उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए वो। भाई देखिए, ये मुसलमान, आप दिल्ली के मुसलमानों से बात कर रहे हैं। अरे मुसलमानों की हालात के लोगों ने हमें भी नहीं, बस दिल्ली मतलब जो बिहार के भी तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। जो मुसलमान यहाँ जनसुराज को ध्यान से देख रहा है, गौर से 2 साल से, बिल्कुल उसके मन में हर तरह के सवाल हैं, होने भी चाहिए। जैसे भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके मन में सुरक्षा, डर, कहीं ठगे ना जाएं, ये सब, क्योंकि ये समाज इतनी बार ठगा गया है कि उसका सवाल करना जायज है। इसलिए जो जनसुराज में बात कही जा रही है, हम उनको सामने से कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा मत कीजिए। आप भरोसा अपने अनुभव पर कीजिए। आप भरोसा मेरे कथनी पर नहीं, मेरे करनी को देखिए। और आप वोट जिसको देना है दीजिए, लालटेन को मन है लालटेन को दीजिए, लेकिन राजनीति में अपने बच्चों को लाइए। जनसुराज सिर्फ उनसे एक ही चीज मांग रहा है कि आप अपने बच्चों को राजनीति में लाओ। जनसुराज आपको दबा के टिकट देंगे आप मुसलमान? नहीं, दबाने की बात नहीं है, टिकट देने की बात नहीं। अच्छा रेशो रहेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं दूसरी बात, गहराई से समझिए इसको। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बिहार में उनके 40 विधायक होने चाहिए, हैं 19। ये दावा और ये नाकड़े आपको बहुत लोग बताएंगे, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मुसलमानों के 19 विधायक इसलिए हैं क्योंकि आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले उनको उतना टिकट नहीं देते हैं। जो उनका वोट लेते हैं उनको टिकट नहीं देते हैं। मुसलमान समाज के लिए चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से उनके 1650 मुखिया होने चाहिए बिहार में। बिहार में 1200 से कम मुस्लिम मुखिया हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। वहां पर तो दलों के टिकट की जरूरत नहीं है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर, राजनीति में भागीदारी को लेकर वो संशय, वो डर पैदा कर दिया गया है। और ये डर पैदा किसने किया है? ये डर पैदा किया है जिनको उन्होंने अपना रहनुमा बनाया, ये आरजेडी के लोगों ने उनको ये बता दिया कि भाई तुम हमको वोट देते रहो, हमारे पीछे चलो, हम बाकी चिंता तुम्हारा करेंगे। तो मैं मुसलमानों को जाकर ये बता रहा हूं कि भाई तुम कांग्रेस के पीछे चलो, आरजेडी के पीछे चलो, प्रशांत किशोर के पीछे चलो, किसी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही होगा। आपकी जो आबादी है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो तब सुलझेंगी जब आप अपने बच्चों को राजनीति में लाएंगे, उनको काबिल बनाएंगे, उनको राजनीतिक सलाहियत सिखाएंगे, तभी आपका सुधार हो सकता है। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बच्चों को लाइए। आपको राजनीति में प्रशिक्षण चाहिए, राजनीति में आपको आगे बढ़ाने वाला चाहिए, तो जनसुराज आपके लिए वो करेगा। आप जो कह रहे हो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि हम क्लोजिंग पे बिल्कुल हम हैं।
उनका जो सवाल मेरा था वो ये था कि आप मुसलमानों की बात समझा रहे हो, ये सत्य है, या बाकी पिछड़ों को समझा रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है। अरे मेरे भाई, मैं अगर आप आरजेडी सुनो, के वोटर ऐसा को है, ठोक मार रहे हो। ऐसा है कि अगर मैं उनको जगा रहे हो। हाँ। अगर मैं 5300 गांव में गया हूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, तो मैं तो सबसे ज्यादा यादवों के गांव में जाकर भाषण दिए है मैंने। अगर 12% आबादी सवर्णों की है तो सवर्णों के गांव में भी जाकर बोल रहे हैं। लेकिन सवर्णों के गांव में जाकर लालू जी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? लालू जी के बारे में बोलने क्या मालूम है? तो पहले से लालू जी के बारे में जानता है। सवर्ण को ये बताना है कि भाई तुम मोदी जी का भाषण सुनकर, गुजरात का विकास का कहानी सुनकर क्यों अपने बच्चे को मजदूर बना रहे हो? ठीक। उसी तरीके से जब मुसलमानों के पास जा रहे हैं तो उन्होंने जिसको अपना रहनुमा माना है उसके बारे में तो बताएंगे भाई। मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा। मुसलमानों और पिछड़ों के दिल में एक सवाल और आता है जी कि प्रशांत किशोर पर ईडी छापा क्यों नहीं पड़ता, सीबीआई छापा क्यों नहीं पड़ता? काहे नहीं मोदी जी उनको डायरेक्टली टारगेट करते? ठीक बात है। उसकी एक वजह यह है, प्रैक्टिकल जो है, कि प्रशांत किशोर किसी पद पर कभी रहे ही नहीं है। तो आप किस बात पर छापा डालोगे? हमारे पास है क्या जहां आप बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? ये पटना के सबसे अच्छे प्रॉपर्टी में इसकी गिनती हो, बहुत बड़े लोगों का प्रॉपर्टी है। प्रशांत किशोर का तो कुछ नहीं, उन्होंने डोनेट किया है, हम यहाँ के रहते हैं, काम करते हैं। प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं तो क्या छापा डालोगे? हमारा बैंक अकाउंट देख लो। केजरीवाल जी भी हवाई चप्पल पहने कह रहे थे, नहीं आज जेल में इतने दिन से अब निकल नहीं पा रहे। नहीं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन सुनिए, ऐसा है, कागज में उनका नाम नहीं था। ऐसा है कि जब तक केजरीवाल जी किसी पद पर नहीं थे तब तक तो ईडी का छापा नहीं पड़ा था। लालू जी जब संघर्ष कर रहे थे तब तो ईडी का छापा नहीं पड़ा था। सोनिया गांधी पर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। अगर ईडी का छापा पड़ना ही सर्टिफिकेट है तब तो कांग्रेस के किस बड़े नेता के घर पर छापा पड़ा? जरा नाम बताइए तो हमको। तो इसके पीछे आप तो दोनों में रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना भाई। अगर ईडी के छापा पड़ने को ही सर्टिफिकेट मान लिया जाए तो क्या सोनिया गांधी के घर पर, क्या कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के घर पे, या कांग्रेस के किस बड़े नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ा? जरा बताइए तो। दिल्ली में हो सकता है पिछले दरवाजे कोई दोस्ती हो। अब फिर आप बताइए। आप अपनी बात अपने जाल में खुद फंस गए। देखिए, बंगाल जो स्टेट वाली पार्टियां हैं, सेंट्रल पार्टियों, सुनिए देखिए, अब आप उछल के, भाई भाजपा को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? कांग्रेस से है ना। अरे वो स्विच करते रहते, उनको लगा कि हम उधर, उनको हम सेव कर ले, वो हमको बाकी सबको खेलेंगे। सुन लिया, जैसे आपने कहा कि आप पर छापा नहीं पड़ रहा है, ये लोगों का है कि भाई छापा क्यों नहीं पड़ रहा है। मायावती दोनों शिकायत करती थी कांग्रेस को समर्थन करते वक्त कि सीबीआई का डर डराया गया, फिर बीजेपी पर वही आरोप लगाए। तो जिनके साथ रहे वो भी लगाते थे। जी, आपने कहा कि छापा क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सवाल है। मैं उस सवाल का जवाब मैंने दिया। मेरी अपनी समझ ये है कि 3 वजह से शायद छापा नहीं पड़ता है। एक, तो मैं किसी सरकारी पद पर कभी रहा नहीं हूं, कोई ऐसा हमारे पास कोई डीलिंग बिजनेस हम करते नहीं कि आप हमको छापा डालिएगा। दूसरा, शायद उन लोगों के मन में ऐसा रहा हो कि भाई कभी इस आदमी ने मेरी मदद की है तो कहा इसको, चलो कुछ कर रहा है करने दो, अपने गांव में घूम रहा है, अपने मरखप के खत्म हो जाएगा। उनको लगता है भी हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। और तीसरा, शायद उनको लगता होगा कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो इस आदमी की मदद कभी ली जा सकती है, इसलिए नहीं देते होंगे। तो नहीं, सुनिए मेरी बात, ये मेरा अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे कोई अनुमान और आता है सर। एक अनुमान यह आता है कि हो सकता है प्रशांत किशोर वही काम कर दें जो काम चिराग पासवान ने पिछली बार कर दिया था। तो भैया यहाँ पर आप आखिर में तो आपने कहा दुश्मन हमारा दोस्त, आपने कहा कि आप सवर्णों को ये नहीं सिखा रहे। हाँ, तो मेरे भाई, अगर सवर्ण का वोट जन स्वराज को मिल रहा है जैसा कि ट्रेडिशनल जो सेंस है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? अगर सवर्ण बिहार में जन स्वराज को वोट दें तो उससे सबसे बड़ा नुकसान, राजनीतिक नुकसान किसको होगा? सवर्ण को आप सिखा कहा रहे हैं आपको वोट दे? अरे भाई, आप तो पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में जाकर सबसे ज्यादा हल्ला बोल कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आपको वोट तो वहीं से मिलेगा जो किसको? आरजेडी का वोट है हार्डकोर। आरजेडी को पिछड़ा कब से वोट देता है? अरे नीतीश जी का 2 ही पार्टी अपडेट कर रहे हैं। अरे भाई, नीतीश जी तो भाजपा का ही नुकसान होगा ना। तो भाजपा तो पिछली बार भी आरोप लगा था नीतीश जी कमजोर कर रही थी ताकि उनका सीएम बन जाए। तो भाजपा वाले मुझे खड़ा करके अपना ही नुकसान करा रहे हैं। आपके साथ मिलकर सरकार बना ले। चलिए ठीक है, अब आखिरी एक थोड़ा सा देखिए, हंसी मजाक का सेगमेंट। शंकाओं का तो कोई अंत नहीं है, और मैं कितना भी कुछ कहता रहूं, जिसको जो कहना है वो कहेगा। सही बात। अल्टीमेटली सत्य की एक अपनी ताकत है। सही बात है। और सत्य ये है
कि हमने अपना जीवन अभी 8 साल 10 साल जो भी लगे वो बिहार को सुधारने के लिए लगाया हुआ है। कोई भी प्रलोभन किसी भी तरह का वो मुझे इससे डिगा नहीं सकता है, ना कोई डर, ना कोई प्रलोभन, ना कोई प्रेशर मुझे इससे डिगा नहीं सकता है। मैं जो कर रहा हूं यही करता रहूंगा। आखिरी 1 मिनट, कुछ सवाल हमने रखे, इसमें एक लाइन का जवाब आपको समझाना है। ये जनता के सवाल थे। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार ने? दोनों ने मिलकर। इन दोनों से ज़्यादा नुकसान बिहार को पहुंचाया है कांग्रेस और भाजपा ने, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है। लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते, नीतीश कुमार आज तक बिहार अपने दम पर नहीं जीत पाए। इन दोनों को जनता पर थोपे रखने की जिम्मेवारी जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को लालू के हाथ में बेचा। आज भाजपा वही कर रही है। 12-15 सांसदों के लिए, अपने समीकरण के लिए उन्होंने बिहार की जनता को नीतीश के हवाले करके छोड़ दिया है भुगतने के लिए। ठीक है, ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है? हमने कहा थोड़ा ट्विस्ट दे। मतलब फिनिश लाइन पर आपको देखना पड़ेगा। लेंस लगा करके डेमोक्रेसी ज्यादा डेमोक्रेटिक मैं वही तो कह रहा हूँ, एकदम जैसे होता है ना टाई हो गया। अब लेंस लगा कर देखना पड़ेगा थर्ड एम्पायर को भेज तो के। अंदर से देखिए ना। नहीं, देखिए नेताओं में इस तरह के कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उस नजरिए से भी ममता बनर्जी कितनी ऑटोक्रेटिक होंगी वो जब प्रधानमंत्री बनेंगी तब देखा जा सकता है। तो मोदी जी की तुलना अगर हो तो इंदिरा गांधी से की जा सकती है, ममता बनर्जी से तुलना तो कैसे की जाएगी? ममता दीदी खिलाफ आप नहीं जा रहे सर? नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, खिलाफ और पक्ष की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री की तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। मैं तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, स्टाइल ऑफ वर्किंग में डेमोक्रेसी। मैं तो देश के साथ बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी पार्टी में बाय एंड लार्ज कहीं पर यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं, वो थोड़ा कम या ज्यादा ठीक बात, एक ही बात है। ठीक बात। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में आपकी नजर में, बिकॉज अब मैं आपसे जनस्वराज थोड़ा हटकर ही पूछ ले रहा हूं ज्ञान लेने के लिए, आपकी नजर में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? क्योंकि अभी बड़ा चर्चा चल रही है कि कुछ अंदर खाने चल रहा है। देखिए, ये सवाल पहले भी पूछा गया है दूसरे शब्दों में, नॉट एज दिस ऑब्जेक्टिव कि ये होंगे कि ये होंगे। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन होगा। मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है। पहले वाजपेयी और आडवाणी का कॉम्बिनेशन था, फिर आडवाणी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर आप देख रहे हैं कि अब मोदी जी और अमित शाह का कॉम्बिनेशन है, अमित शाह और योगी जी का कॉम्बिनेशन। तो ये ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है। जो भी नेता होगा वो मोदी जी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। ठीक है। किसकी आइडियोलॉजी देश के हित में है, नेहरू जी की वाली आइडियोलॉजी या सावरकर जी वाली? नेहरू जी बहुत बड़े लीडर थे और मतलब देयर इज ए रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अगर मुझे चुनना हो तो मैं तो निश्चित तौर पर नेहरू जी की आइडियोलॉजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है, और महात्मा गांधी का मैं अंधभक्त हूँ, तो महात्मा गांधी ने अगर नेहरू जी को चुना था तो मैं मानूंगा कि नेहरू जी में वो सारे गुण रहे होंगे। वो सबसे सही व्यक्ति उस समय कालखंड में रहे होंगे देश को चलाने के लिए, तभी महात्मा गांधी ने उनको चुना होगा। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन ज्यादा विपक्ष का बेहतर नेता जो मोदी जी से? भैया, आज लोकसभा में देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल जी को आप कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कुमार विश्वास जी से बात कर रहा था, ही सेड ही इज अ ग्रेट गाय, आई हैव मेट हिम, ही इज अ ग्रेट गाय, बट आई स्टिल बिलीव कि उन्हें फोर्स किया गया पॉलिटिक्स में, दैट वाज व्हाई ही इज नॉट एबल टू, वो जो कहते हैं ना ब्लास्ट कर देना, फोड़ देना। देखिए, हमारी क्या विसात है कि हम राहुल गांधी पर टिप्पणी करें। आपने काम लेकिन बहुत काम किया है। साथ काम उनके साथ तो बहुत नहीं किया है, लेकिन मतलब उनको जानते हैं भाई, घंटों बिताए उनके साथ। मतलब राहुल गांधी देश के ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ही हैज अराइव्ड एज ए लीडर। मैं आपको स्टिल आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। इंदिरा जी की सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो उस सबसे बड़ी हार में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। राहुल जी के नेतृत्व की ये सबसे बड़ी जीत है कांग्रेस की, उनको 99 सीट मिला है। दैट टेल्स यू द डिफरेंस, दैट टेल्स यू द डिस्टेंस ही हैज टू कवर।
बट दे आर सेलिब्रेटिंग फॉर दैट कि इस नो बार आप मैंने जो बात कहनी थी कह दी। आप सेलिब्रेट करें, रोए, रिफ्लेक्ट करें, वो आपका निर्णय है। ठीक। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंदिरा जी की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था, राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत में कांग्रेस को 99 सीट मिला है। दैट शोज द डिस्टेंस राहुल गांधी हैज टू कवर एज ए लीडर टू इमर्ज एज द पॉपुलर चॉइस ऑफ द कंट्री। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन आपको लगता है versus ये तो भाई बीजेपी वाले ही आपके हिसाब बताएंगे। से? तो आप एनालिस्ट नहीं, एनालिस्ट तो मैं हूं नहीं, ये तो वही लोग बताएंगे कौन ठीक है। बड़ा नरेंद्र नेता मोदी होगा। क्या इस चुनाव के बाद कमजोर हुए हैं, डिक्लाइन शुरू हुआ अभी, या नहीं, आपको ये- लगता है कि ही विल कम बैक नहीं, स्ट्रॉन्गर? मोदी जी इससे पहले भी मैंने आप इंटरव्यू आप उठाकर देख लीजिए, सारे आंकड़े डेटा बता रहे हैं, एनालिटिक्स बता रहा है कि मोदी जी की जो फॉलोइंग थी, जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट थी, वो पिछले 4-5 सालों से कम हो रही है। और हर इंटरव्यू में ये हम लोग बता रहे हैं। मैंने एक आंकड़ा दिया था कि 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शंस में, जहां मोदी जी खुद के लिए नहीं अपने पार्टी के साथियों के लिए वोट मांग रहे हैं, वहां पर बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस था 3 परसेंटेज पॉइंट। 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस घट के हो गया करीब करीब 9.5% परसेंटेज पॉइंट। तो मोदी जी को पहले लोगों ने वोट दिया, मोदी जी ने जिसको कहा उसको वोट दिया, लेकिन पहला कहाँ क्रैक आया, जहां मोदी जी के कहने पर उस तरह से अंधभक्त होकर लोगों ने वोट नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगा। मोदी जी ने खुद के लिए भी जो वोट मांगा है, परसेंटेज भले ना गिरा हो, सीटें तो कम हो ही गई। लास्ट क्वेश्चन एक जहां आपने बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया था हाउ टू डिफीट नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी, हाउ टू डिफीट, हाँ आपने कई सारे पॉइंटर्स में समझाया था, इन पॉइंट्स पे काम करना होगा तो हार होगी। आपकी नजर में, क्योंकि आप कह रहे हो डिक्लाइन मोदी जी का हो रहा है, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो रही है, आने वाले टाइम में कौन सा लीडर आपकी नजर में आपको लगता है कि यार ये रिप्लेस कर सकता है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को? देखिए, स्टिल ही इज लार्जर देन लाइफ व्हेन यू कंपेयर टू अदर। मैं आपको बताऊं, आज के परिप्रेक्ष्य में भाजपा को कोई भी एक दल अगर कोई चुनौती दे सकता है अकेले या किसी फॉर्मेशन में, तो कांग्रेस ही है। क्योंकि कांग्रेस ही विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। तो अगर कोई भाजपा को चुनौती देगा, हराएगा, चुनौती तो सब दे ही रहे, मगर अगर हराने की बात है तो किसी ना किसी को कांग्रेस से ही हराना पड़ेगा। इट कैन बी राहुल गांधी और समवन एल्स। नहीं, इट कैन बी राहुल गांधी, इट कैन बी एनीबॉडी एल्स। ठीक है, जाते थे सर, आपके जूतों पर लोगों की बड़ी नजर रही है। अभी तो चप्पल पहना आपने। बहुत लोग हमसे कहे कि एक ही कंपनी जूता काहे पहनते हैं, और फिर ये भी कहे कि जरा पूछ लेना कि 5000 किलोमीटर चलने में कितना जूता घिसा। तो जूते तो मैंने मेरे सारे ब्रांड ट्राई कर लिए। हाँ। क्योंकि लोग आकर गिफ्ट देते हैं। हाँ। तो लोगों को पता है कि जूतों की चलने में बहुत जरूरत है, तो जो आके देता है वो जूता ही देता है। हाँ। नाइकी भी मैंने यूज़ किया है और कुछ दूसरे ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं। ज़्यादातर मैं एसिक्स के जूते यूज़ कर रहा हूँ। और जूते घिसने की जहाँ तक बात है, चूँकि हम लोग गांव के घटिया रोड पर चलते हैं, तो जूतों की एवरेज लाइफ, मतलब एसिक्स के सबसे अच्छे जूतों की लाइफ यहाँ 4 महीना मैक्सिमम है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जब हम लोग 4 महीने 5 महीने चलते हैं तो जूता खराब हो जाता है। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 7 या 8 जूते फट गए होंगे। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, Thank लवली you. टॉकिंग टू यू। Same रात के here. 12 बज गए, लेकिन मैंने इस 2 घंटे की चर्चा का बड़ा लुत्फ उठाया। उम्मीद करता हूँ दर्शक भी उतना ही आनंद लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।